सुप्रभात बच्चों। आज हम पढ़ेंगे आलोक धनवा जी की लिखित रचित कविता जिसका शीर्षक है पतंग। आलोक धनवा जी समकालीन हिंदी साहित्य के प्रमुख कवि माने जाते हैं। यह सामाजिक चेतना से ओतप्रोत कवि है। इनका जन्म सन 1948 ईस्वी में बिहार राज्य के मुंगेर जिले में हुआ था। इनकी साहित्य सेवा के कारण इन्हें राहुल सम्मान से अलंकृत किया गया। इन्हें बिहार राष्ट्रभाषा परिषद का साहित्य सम्मान और बनारसी प्रसाद भोजपुरी सम्मान से भी सम्मानित किया गया है। इनकी रचनाएं हैं। आलोक धनवा एक कवि के रूप में उन्हें विशेष ख्याति प्राप्त है। उनकी लेखनी अबाध गति से साहित्य सृजन हेतु चल रही है। उनकी प्रमुख रचनाएं निम्नलिखित हैं। काव्य में है जनता का आदमी, उनकी पहली कविता है जो सन 1972 में प्रकाशित हुई। भागी हुई लड़कियां, ब्रूनो की बेटियां, गोली दागो पोस्टर आदि। ब्रूनो की बेटियां से कवि को बहुत प्रसिद्धि प्राप्त हुई। काव्य संग्रह है दुनिया रोज बनती है, एकमात्र इनका यह संग्रह है, लेकिन इसके बावजूद भी हिंदी साहित्य जगत में ये बहुत ही प्रसिद्ध हैं और जाने माने कवि के रूप में जाने जाते। देखिए इनकी रचना का ही एक अंश यहाँ दिया हुआ है। जैसे ये आपकी ये आपकी जो पुस्तक है जो आरोह भाग 2। जहाँ नदियाँ समुद्र से मिलती हैं वहाँ मेरा क्या है, मैं नहीं जानता लेकिन एक दिन जाना है उधर। 7वें-8वें दशक में कवि आलोक धनवा ने बहुत छोटी अवस्था में अपनी गिनी चुनी कविताओं से अपार लोकप्रियता अर्जित की। 7वां-8वां दशक यानी 1970 से लेकर 1980 तक की बात कही गई है इस पुस्तक के द्वारा। और देखिए इनके बारे में और जानकारी आपको आपकी पाठ्य पुस्तक से मिल सकती है। यहाँ इनकी ली गई कविता पतंग जो है इनका एकमात्र संग्रह का हिस्सा है और एक लंबी कविता है जिसके तीसरे भाग को पाठ्य पुस्तक में शामिल किया गया है। पतंग के बहाने इस कविता में बाल सुलभ इच्छाओं एवं उमंगों का सुंदर चित्रण किया गया है। बाल क्रियाकलापों एवं प्रकृति में आए परिवर्तन को अभिव्यक्त करने के लिए सुंदर बिंबों का प्रयोग किया गया है। बिंब यानी जैसा मैंने आपको बताया कि शब्दों के माध्यम से जो चित्रों को उकेरा जाता है उसे बिंब कहते हैं। पतंग बच्चों की उमंगों का रंग बिरंगा सपना है। आसमान में उड़ती हुई पतंग ऊंचाइयों की वे हदें हैं जो बालमन जिन्हें छूना चाहता है, जिसके पार जाना चाहता है। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि इस कविता में ऐसी बहुत सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। कविता धीरे धीरे बिंबों की एक ऐसी नई दुनिया में ले जाती है जहाँ शरद ऋतु का चमकीला इशारा है, जहाँ तितलियों की रंगीन दुनिया है, दिशाओं के मृदंग बजते हैं, जहाँ छतों के खतरनाक कोने से गिरने का भय है तो दूसरी ओर भय पर विजय पाते बच्चे हैं जो गिर गिर कर संभलते हैं और पृथ्वी का हर कोना खुद ब खुद उनके पैरों के पास आ जाता है। नई पतंगों को सबसे ऊंचा उड़ाने का हौसला लिए फिर भादों अंधेरे के बाद के शरद उजाला की प्रतीक्षा कर रहे हैं। क्या आप भी उनके साथ हैं? अगर हाँ तो चलिए हम चलते हैं। देखिए कविता है। सबसे तेज बौछारे गई, भादो गया सवेरा हुआ, खरगोश की आँखों जैसा लाल सवेरा। देखिए यहाँ पर उपमा अलंकार है, जैसा लाल सवेरा। शरद आया पुलों को पार करते हुए, अपनी नई चमकीली साइकिल तेज चलाते हुए, घंटी बजाते हुए, जोर जोर से चमकीले इशारों से बुलाते हुए, पतंग उड़ाने वाले बच्चों के झुंड को चमकीले इशारों से बुलाते हुए और आकाश को इतना मुलायम बनाते हुए कि पतंग ऊपर उठ सके, दुनिया की सबसे हल्की और रंगीन चीज़ उड़ सके, दुनिया का सबसे पतला कागज़ उड़ सके, बांस की सबसे पतली कमानी उड़ सके, कि शुरू हो सके सीटियों, किलकारियों और तितलियों की इतनी नाजुक दुनिया। देखिए कवि कहता है कि सबसे तेज बौछारे गई, भादो गया सवेरा हुआ। भादो जो अंधेरे का समय काल माना जाता है, हिंदी कैलेंडर के हिसाब से जो भादव का महीना है उसमें अंधेरा होता है, थोड़ा अंधेरी रात होती है और बारिश का जो तेज बौछारों वाला जो समय है वह भी बीत गया होता है। फिर से एक नया सवेरा होता है और वह सवेरा
जो आसमान में एक लाल सा रंग भर देता है, जैसे खरगोश की आंखें होती हैं। तो खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा सुबह होती है, तो आप देखते हैं कि सूरज में लालिमा होती है। तो शरद आया पुलों को पार करते हुए, शरद जब आपका ऑटमन ब्रेक होता है उस समय शरदकालीन अवकाश होते हैं 10 दिन के, जिसे ऑटो ब्रेक कहते हैं। तो उस वह जो मौसम है जो अक्टूबर का, उस समय की बात यहाँ कवि कह रहा है कि खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा शरद आया पुलों को पार करते हुए, यानी अलग अलग महीनों रूपी पुलों को पार करते हुए शरद आया। यह मानवीकरण किया गया है कवि द्वारा। अपनी नई चमकीली साइकिल तेज चलाते हुए, घंटी बजाते हुए जोर जोर से, यानी कवि कहना चाहता है कि प्रकृति का अद्भुत सौंदर्य परिवर्तित हो गया है। तन मन को भिगो देने वाली तेज बौछारें समाप्त हो गई हैं तथा भादो मास समाप्त हो गया है। खरगोश की आंखों के समान लालिमा और चमक से युक्त सवेरा हो गया है। दूसरी ओर शरद का महीना भी अनेक झड़ियों और बौछारों को पार करके आया है। कवि शरद का मानवीकरण करते हुए कहता है कि शरद अपनी नई चमकदार चमकीली साइकिल तेज चलाते हुए, घंटी बजाते हुए, जोर जोर से चमकीले इशारों से बुलाते हुए पतंग उड़ाता है। पतंग उड़ाने के लिए बच्चों को आकर्षित करता है, बच्चों के समूह को सुंदर संकेतों के माध्यम से बुला रहा है। उसने अपने चमकदार संकेतों और मधुर ध्वनियों से आकाश को भी इतना कोमल बना दिया है कि दुनिया की सबसे हल्की और रंगीन चीज़ उड़ सके। आप देखते हैं कि पतंग में जो कागज़ होता है वो बहुत ही रंगीन होता है और बहुत हल्का होता है, और उसके बीच में जो लगी है बांस की खपाची, जो बांस की कमानियाँ लगी हुई हैं, वो उसको उड़ने में सहायता करती हैं। तो कवि कहता है कि इनको उड़ता हुआ देख करके, जैसे ही पतंग आकाश में उड़ती है, हवा में उड़ती है, इनको देख करके बच्चे प्रसन्न होते हैं, किलकारियाँ मारने लग जाते हैं, सीटी बजाने लग जाते हैं। और आसमान में उड़ती हुई पतंगें इनको देख करके ऐसा लगता है मानो पूरे आसमान में तितलियां उड़ रही हों। अगली पंक्तियां देखिए कि जन्म से ही वे अपने साथ लाते हैं कपास, पृथ्वी घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास। जब वे दौड़ते हैं बेसुध, छतों को भी नरम बनाते हुए, दिशाओं को मृदंग की तरह बजाते हुए, जब वे पेंग भरते हुए चले आते हैं डाल की तरह लचीले वेग से अक्सर। अब यहाँ देखिए कवि कहता है कि बच्चों के क्रियाकलापों का चित्रण करते हुए कहता है कि बच्चे अपनी पतंगों को उड़ाने के लिए मकानों की माफ़ कीजिएगा, कवि बाल मन की चेष्टाओं का मनोहारी चित्रण करते हुए कहता है कि बालक जन्म से अत्यंत नाजुक और कोमल होते हैं, बिल्कुल कपास की तरह, रुई की तरह। देखिए यही वजह है कि जब कोई बच्चा जन्म लेता है उसको गोद में उठाने का सभी प्रयास करते हैं और उसको गोद में लेकर के सभी प्रसन्नता का एहसास करते हैं। तो इसलिए यहाँ कवि ने उसको कोमलता के भाव को उजागर किया और कहता है कि बहुत हल्के होते हैं, नाजुक होते हैं, वे अपने जन्म के साथ ही कोमलता का भाव लेकर आते हैं। और पृथ्वी भी लालायित रहती है जब वे मकान की छतों को अपनी कोमल पाँव से बजाते हुए बेसुध इधर से उधर दौड़ते हैं। तो ऐसा लगता है पृथ्वी बेचैन होकर के उनके पैरों का स्पर्श करना चाहती है। घूमती हुई पृथ्वी उनके पैरों के नीचे आ जाती है, जिसकी वजह से वो गिर नहीं पाते। और आगे कवि कहना चाहता है कि जब वे पेंग भरते हुए चले आते हैं डाल की तरह लचीले वेग से अक्सर। देखिए कहता है कि बच्चे अपनी किलकारियों के द्वारा सभी दिशाओं को नगाड़ों की तरह बजाते हैं, कभी इस दिशा कभी उस दिशा भागते हैं। इसी को कवि ने सभी दिशाओं को नगाड़ों की तरह बजाते हुए कहता है, क्योंकि छतों पर आप प्रायः धप धप की आवाज़ सुनाई देती है। और कहता है कि वृक्ष की शाखा की भांति कोमल लचीले वेग यानी गति के साथ इधर से उधर झूलते हुए अपनी मस्ती में डूब कर दौड़ते हैं। उन्हें बिल्कुल भी इस बात का एहसास नहीं होता कि वो किसी छत पर हैं, गिर जाएंगे, ऐसा कोई डर उनके मन में नहीं होता। अगली पंक्तियाँ देखिए कि छतों के खतरनाक किनारों तक उस समय गिरने से बचाता है उन्हें सिर्फ उनके ही रोमांचित शरीर का संगीत। पतंगों की धड़कती ऊंचाइयाँ उन्हें थाम लेती हैं, महज एक धागे के सहारे। पतंगों के साथ साथ वे भी उड़ रहे हैं अपने रंध्रों के सहारे। तो इस प्रकार हाँ, तो आगे देखिए
कि कवि कह रहा है कि बच्चों के क्रियाकलापों का चित्रण करते हुए कवि कहता है कि बच्चे अपनी पतंगों को उड़ाने के लिए मकानों की छतों के खतरनाक किनारों पर दौड़ते हैं। उन्हें अन्य कोई बचाने नहीं आता, बल्कि उनका शरीर जो रोमांचित होता है, जो उस पतंग को उड़ाने से जो उनको उल्लास मिलता है, ऐसा लगता है कि वो पतंग का धागा उन्हें सहारा दिए रहता है। हिंदी में कहावत भी है कि डूबते को तिनके का सहारा, तो बिल्कुल कुछ ऐसा ही। और दूसरी बात यह कहता है कवि कि जब वो आकाश में पतंगे उड़ाते हैं तो ऐसा एहसास होता है कि जैसे उनके जो रोम छिद्र हैं, गूज गूज बम जो है उसके, वो ऐसा लगता है कि उनके सहारे वो उड़ने का प्रयास कर रहे हैं। और बालमन की भी ऊंचाइयों को छू रही पतंगों के साथ उड़ना चाहता है, उनकी हदों को पार करना चाहता है। वैसे भी इन कोमल बच्चों का कोमल मन भी इन्हें पतंगों के साथ आकाश में उड़ रहा होता है, रंध्रों यानी अपने रोम छिद्रों के माध्यम से। अगली पंक्तियां देखिए। अगर वे कभी अगर वे कभी गिरते हैं छतों के खतरनाक किनारों से और बच जाते हैं, तब तो और भी निडर होकर सुनहले सूरज के सामने आते हैं। देखिए यहाँ पर ये चित्र भी दिया गया है, आप जैसा देख सकते हैं आपके पुस्तक में। ये पतंग उड़ा रहे हैं बच्चे छतों पर चढ़े हुए, और बिल्कुल छतों के किनारों पर देखिए बच्चा चढ़ा हुआ है। कहते हैं कि अगर वे कभी गिरते हैं छतों के खतरनाक किनारों से और बच जाते हैं, तब तो और भी निडर होकर सुनहले सूरज के सामने आते हैं। पृथ्वी और भी तेज घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास। उनके बेचैन, यहाँ कवि कहना चाहता है कि अगर बच्चे अपनी पतंगों को उड़ाते कभी छतों के खतरनाक किनारों से गिर जाते हैं और बच जाते हैं, तो उनके अंदर साहस और निडरता पैदा हो जाती है। इन खतरनाक किनारों से बचने के बाद वे भी निडरता के साथ सुनहरे सूरज के सामने, क्योंकि सूरज की जो धूप है, चमकीली धूप, जिसमें बाहर खड़े होना भी अपने आप में काफ़ी कठिन होता है, ऐसी स्थिति में भी उस सूरज के सामने जैसे लगता है कि उसे आंखें मिलाने का प्रयास कर रहे हों, उसको चुनौती दे रहे हों, ऐसे बच्चे वहाँ खड़े होकर के पतंग उड़ाते हैं छतों पर। और इसीलिए कवि ने यहाँ ये बात कही है कि सूरज के सुनहरे सूर्य सामने आता है, और कोमल बच्चों की बाल चेष्टाओं, निडरता और साहस को देखकर पृथ्वी भी उनके बेचैन पैरों के पास और भी तेज गति से घूमने लग जाती है और भी उनके करीब आ जाती है। तो इस प्रकार आप देखें कि यह कविता समाप्त होती है, और आशा है कि आप लोगों को इसका भावार्थ समझ में आ गया होगा। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद।